जाऊंगा और गारंटी से कहता हूं कि यहाँ बहुजनों का राज है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, ताली बजा के अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट मत करो, मेरी बात को सुनो। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर वो ईमानदार से तय कर लें, तुम में से जितने लोग बैठे बताओ कितनों को पिछले 5 साल में रोजगार मिला, 4 साल की सरकार में, बताओ हाथ उठा के। क्यों नहीं मिला? जबकि संविधान तो ये कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय सरकार देगी। ये सिस्टम बना तो इसलिए है ना कि हमारे पास एक सर्वोच्च पद होगा, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी क्या है, पूरे देश के लिए योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा तो स्टेट वाइज बट गया है, स्टेट बनेंगे, स्टेट में मुख्यमंत्री होगा, जो योजना ऊपर से आएगी वो लोग नीचे लागू कराएंगे। फिर पूरा सिस्टम बना, वहां से प्रमुख सचिव है, प्रमुख सचिव योजना को क्रियान्वित करके कमिश्नर और डीएम को भेजेगा, डीएम एसडीएम को भेजेगा, तहसीलदार को भेजेगा, नीचे तक सेक्रेटरी तक जाएगी। सेक्रेटरी कहां होता है? ग्राम पंचायत। कि गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी ये सुविधाएं मिले जो अमीरों को मिल रहा है, क्योंकि हम समानता की बात कर रहे हैं। भारत का प्रिम्बल, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है वो समानता की बात करता है और उसने हमें समानता के अधिकार दिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकलों में हमें मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? जो न्याय हमारा जन्म से अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बाबा साहब की एक लाइन शायद आप सुन गए, उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ बुरे हैं, उनकी नीति बुरी है, उनकी नीयत बुरी है, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ बुरे हैं, चलाने वाले हाथ नहीं अच्छे हैं, चलाने वाले हाथों की नीति अच्छी है, उनकी नीयत अच्छी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। क्यों? कहते हैं कुदरत के फैसले ना नीयत पे तय होते हैं। जिनकी नीयत ही नहीं, क्या पैसे वाले लोग हमारे समाज में नहीं है? मगर क्या पैसे वाला के गरीब के बराबर में खड़ा होकर उसके कंधे को सपोर्ट कर रहा है कि ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को पढ़ाई चाहिए तो मैं मदद कर दूंगा, तेरे मकान में दिक्कत तो मैं मदद कर दूंगा? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नीयत नहीं। तो गरीबों को अपनी लड़ाई अपने कंधों पे यार लड़नी पड़ेगी। सुन लो मेरी बात, तुम्हें अगर भ्रम होगी कोई अमीर आके तुम्हारे दुख और तुम्हारे आंसू पूछ देगा तो बहुत लंबे समय से तुम इंतजार ही कर रहे हो, भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे, कोई आके मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर किसी को करनी होती तो वो आ जाता, लेकिन लड़ाई समस्या का है ना। सुनो, जब कोई लड़ता हो तब हमारे लोग दूर बैठ के तमाशा देखते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाते हो, कोई भी काम करोगे उससे पहले उनको जय भीम नमस्कार करते हो, उनके आगे माथा टेकते हो, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लड़ रहे थे तो हमारे लोग उनको काले झंडे दिखा रहे थे, हमारे लोग उनको पत्थर मार रहे थे। हमारे यहाँ समस्या का ना मरने के बाद आकलन करते। जब मान्यवर काशीराम गली गली घूम के आप लोगों को समझा रहे थे, ये बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, समझाते थे, लड़ते थे। और मैं तो उनको इसलिए गुरु मानता हूं कि मैंने देखा उनको कुछ नहीं लेके गया आपसे। ये तुम सब लोग जो राजनीति करने का सोच रहे हो या सोचते हो या करना चाहते हो, ये राजनीतिक सोच दी है मान्यवर काशीराम साहब ने, तुमसे कुछ नहीं लेके गए। एक आदमी बता दे कि मुझसे 1 रुपया लेके गए हो, समझते हो? तुम पे बहुत राजनीतिक लोगों एक एमएलए बन जाएगा तो उसकी कोठी ऐसी मिलेगी कि अंदर यहां जहां से घुसोगे आखिर तक देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगा सब संगमरमर में लगा हुआ है। लेकिन मेरे रहबर का घर जाके देखना आप, आज भी दीवार इससे बुरी हालात में। ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, मगर मैंने माना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। मैं भी शायद उनके नखून के बराबर भी ना हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि जब कभी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मान्यवर मैंने आपका कर्ज, बाबा साहब अम्बेडकर मैंने आपका कर्ज चुकाने का प्रयास नहीं किया। मैंने प्रयास किया और मैं ईमानदार से प्रयास भी कर रहा हूं। मैं देश के किसी कोने में नहीं रुकता हूं और मैं ही नहीं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं रुकता है, ना जान की परवाह करता है। क्या भीम आर्मी के लोग कोई तनख्वाह देता है? कोई किराया खर्चा भी देता? फिर भी पूरी ईमानदार से मेहनत करते हैं, गालियां भी खाते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम करेगा, जो घर से निकलेगा, उसको सब सहना पड़ेगा। हमारे गुरु, हमारे रहबरे क्या कहे, अगर आपको लगता हो कि आप इनको समझाने जाओगे, ये आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आपको आरोप नहीं लगाएंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी। क्योंकि अगर ये समाज इतना तैयार हो गया होता और इसमें इतनी समझ होती तो उन्हें ना तो काशीराम साहब की जरूरत होती, ना चंद्रशेखर की जरूरत होती, ना कमल जी की जरूरत होती, ना प्रजापति जी की जरूरत होती, किसी की जरूरत नहीं होती। वो तो खुद में उसको पता था उसका अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हरियाणा के हालात तो बहुत दयनीय। यहाँ तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही आपस में बंटे हुए हैं।
जी क्लास 1, 2, 3, 4 किसने करी? उन्होंने। सामंतवादी लोगों ने। हम अभी पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना इस देश में होगी उस दिन इस देश में लोगों के दिमाग खुल जाएंगे, पता लग जाए किसका अधिकार किसने छीना। ये बता के कि शेड्यूल कास्ट में तो इस जाति ने अधिकार ले लिया, बैकवर्ड में तो इस जाति ने अधिकार ले लिया। भाई मैं तो कह रहा हूं ना, जातिगत जनगणना करा के साबित बता दो कि किस पे कितने रिसोर्सेज है, पता तो लग जाए कि 60% नौकरियों पे कौन सा समाज काबिज है और 40% नौकरियों पे इस देश का एक आंकड़ा कहता है, आर्थिक आंकड़ा, कि इस देश की 90% पूंजी जो है उस पे 10% लोग काबिज है और 10% पूंजी से 90% लोग अपने जूते रगड़ रहे हैं। एक टाइम की रोटी मिले ना मिले कुछ नहीं पता है। और कितने लोग तो भूख से मर जाते हैं, कितने लोग छत ना होने के कारण, बाढ़ के कारण पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग इलाज ना मिलने के कारण मर जाते हैं, जबकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की। अगर आपको इलाज नहीं मिला बेहतर और आप टैक्स भरते हैं, देश प्रदेश में रहते हैं, तो सरकार पे मुकदमा होना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता टैक्स कितना भरते हैं आप? जितना कमाते हैं उसका 90% टैक्स में देते हैं। ये मैंने शर्ट पहनी है, इस कपड़े को जब मैंने खरीदा टैक्स गया, ये पेन मैंने खरीदा टैक्स गया, घड़ी खरीदी, ये खरीदा, चश्मा खरीदा, बाल कलर कराए, टैक्स गया, मूछें सही कराई, वो जो कैंची उसने खरीदी टैक्स गया, वो तस्वीर खरीदी टैक्स गया, जिस ट्रांसपोर्टेशन में आया मैं यहां चल के, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सेस, कितने तरह के टैक्स। आप एक माचिस और मोमबत्ती जो खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता है, वही बजट होता है, उसी टैक्स से सरकार चलती है। लेकिन सरकारें क्या बताती हैं कि हमने ये फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जनता बहुत बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। इनके आगे कोई इनकी मीठी से बात करो तो कोई ऑफर दे दो, ये वोट दे देंगे। वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार मिला है गुलामी से मुक्ति के लिए। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, 3 साल आर्य पार की लड़ाई का समय, वो 2025 में अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं और हम पे एकमात्र विकल्प है कि हम लड़े। मगर ये लोकतंत्र है, लड़ाई तलवारों से बंदूकों से नहीं हो रही, लड़ाई होगी वोट से और लड़ाई होगी आपके विपक्ष की जनता की ताकत से, उसके आंदोलन से। अब जो डरेगा वो खत्म होगा, जो लड़ेगा वो बचेगा। फैसला आपका, और आपको तय करना है कि क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम भाईचारा बना के, अपने मुद्दों को ले जाके, लोगों के बीच में बैठ के, उनके दुख सुख की लड़ाई लड़के, उनको एकजुट करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ये फैसला हमारे ऊपर। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इतना क्षमतावान है कि एक आदमी को प्रभावित कर ले अपनी बातों से? मैं तो जहां तक मानता हूं भीम आर्मी के लोगों में तो हर घर में वक्ता तैयार हो गया, फिर क्या दिक्कत है? आप देखो तो सही, कैलकुलेशन है ये। आप सोचे 10 लोग हैं और आप कल को एक एक व्यक्ति तैयार करते हैं तो 20 हो जाते हैं, और उससे भी कहोगे भाई एक आप करना, एक मैं तैयार करूंगा, तो 40 हो जाते हैं तीसरे दिन, और 10वें दिन आप समझिए कि 200 पार हो जाते हैं। प्रयास तो कीजिए ना सर। वो जो मैंने शुरू में गाना सुनाया था ना आपको कि ये नशा, तमाम तरह की बुराइयों में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अगर आप चाहते हैं कि वो अधिकार जो हमें मिले हैं वो खत्म ना हो, मैं फिर आपको याद दिला दूं, पानी पीने के लिए 1920 यस 20 मार्च 1970 है 20 मार्च 1927 20 मार्च 1927 महक जी बता रहे हैं। महाचवरदार आंदोलन क्या था पता? कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को साफ पानी पीने का, नहीं साफ भी नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल जाएगा। कहां? जहां कुत्ता पानी पी सकता था, पशु, बैल, बकरी, घोड़ा, जहां सब लोग पानी पी सकते थे, वहां अभी आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। अरे यार जानो तो लो अपने इतिहास को, कहां हो तुम? आप तो बिस्लेरी का पानी पीते हो, देखो रखी हुई हमारे लिए बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। हमने ये लड़ाई ना सिर्फ सोच की, अगर आपने मन में कोई सोच तय कर ली और आपने उससे प्रेम कर लिया कि मुझे करना है, फिर दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमने बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने से प्रेम किया है और ये सोच तय की है, सपना देखा है खुली आंखों से कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों का राज स्थापित करना है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, जान हो, सब कुछ बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चुकानी है तो चुकानी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता कि हमारे यहाँ कहावत है
कि सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि मरना है उनको, देश की आजादी के लिए बलिदान देना है। तो मैं समझता हूं, मैं किसी को आगे करके अपनी रह सकता कि चल भाई तू आगे खड़ा हो, मर तू, राज हम करेंगे, नहीं भाई। जो कुर्बानी, जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कुर्बानी भी हम देंगे। लेकिन हाँ, आपके जो आंसू आजाद भारत में अब तक और जो उससे पहले हजारों साल की गुलामी है, उसको काटने का समय आ गया है। मैंने अभी भी कहा था रुड़की से, उत्तराखंड से, कि वो जो बेड़िया हमारे लोगों के पैरों में रोक बक्सेंगे किसी कीमत पे, इस बार खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन लड़ेंगे संविधान के दायरे में, समझ रहे हो। मैं आपसे भी कह रहा हूं नौजवान साथियों, आज सारे अधिकार है। मोटरसाइकिल में घूमते हो, गाड़ी में भी, कुछ लोग और आगे बढ़ के प्लेन में भी घूमते हो, ट्रेन में भी, कुछ लोगों ने बढ़िया मकान बनाया है, सारी सुविधा रखी होगी। अगर मैं कल आपसे कहूं कि ये सब चीजें आपसे छीन ली जाए, हटा दो यार, मैं कहता हूं तो मेरा बैठो इधर, हटा दो, ये बैठा दो, पैर रखूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाए और आपको ये कहा जाए कि आज के बाद आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा, मूछें रखना तो बहुत दूर। अगर मैं आपसे कह दूं कि आज के बाद दिन के उजाले में घर से बाहर मत निकलना, 5 बजे से पहले निकलना कि आपकी छाया ना दूसरे पड़ जाए, और कमर पे वो पंठे बांध लेना, गले में वो हांडी टंगा लेना, जी पाओगे? अगर मैं आपसे बताऊं कि कल बहनों को तन पे तन ढकने का अधिकार नहीं रहेगा, क्या उस अपमान के साथ रह पाओगे? कल मैं आपको कह दूं कि मकान का कोई अधिकार नहीं है, गांव के बाहर कोई झोपड़ी वोपड़ी डाल के रहिए, क्या जी पाओगे? नहीं। क्या कल अगर आपकी बहनों को, हमारी बहनों को कोई अपमानित करेगा और आपको कहेगा कि तू बोल नहीं सकता है, आपके कत्ल होंगे, हत्याएं होंगी, घर जलाए जाएंगे, और आपके पास कोई पावर नहीं होगी कि आप जाके एफआईआर करा दो या कोई और काम कर लो या आपको अन्याय से मुक्ति मिल जाए, जी पाओगे? तो जब कल नहीं जी पाओगे तो आज लड़ क्यों नहीं रहे? जो लोग यहाँ हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं देखो, मैं अपनी इस बात के लिए भी आपको ना नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन, कि गर्मी हो रही है, लोग पैसों पे नहीं जाते, आप यहाँ बैठे मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आपके प्यार की वजह से ना मुझे बहुत ताकत मिलती है। मैं समझता हूँ मैं इस उम्र में वो पहला शख्स हूँ जिसके लिए लड़ने वाले, जिसके लिए खड़े होने वाले हजारों लोग, लाखों लोग हैं, मुझे इस बात का डर है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरी लड़ाई नारों की, राजनीतिक सत्ता की नहीं है। मेरी लड़ाई है आपके, वो जो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल जो डाउन हो गया कि हमारा कुछ बन नहीं सकता। आप ये जो दूसरों में देख रहे हैं कि भाई वो उनका तो हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता, या कांग्रेस बीजेपी का तो हो सकता है, या फलानी पार्टी का, ढिक्की पार्टी का तो हमारा नहीं हो सकता। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका भी बन सकता है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। दशरथ मांझी नाम सुना है ना? पहाड़ का सीना चीर के बनाया नहीं बना रास्ता। जब अकेला आदमी रास्ता बना सकता है, हमने तो रास्ता आपको दे दिया। आप बहुसंख्यक रूप से इकट्ठे भी हो रहे हो, और आपको क्या लगता है आप ही हैं? आप जाके समझाओ तो हर समाज का नौजवान, जो बहुजन समाज का, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत है, वो खड़ा हुआ है। आप जैनों में जाओ,